हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आने वाले मेंस एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो हम ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जिनके आने के चांसेस मेन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स में हम यहाँ पर अपना एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस मतलब हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है जिसमें आपको एक रेजिस्टेंस का सर्किट पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है और इस सर्किट में हमसे पूछा गया है कि ए और बी जो टर्मिनल्स हैं हमारे पास, है ना, तो ए और बी टर्मिनल्स के लिए हमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर देखना चाहें तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू आर ओम के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सीरीज पैरेलल ये सब देखना पड़ेगा। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें कहीं कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं अगर इस वाले पॉइंट को सी अज्यूम करता हूँ तो यहाँ से हम देखें तो ये भी सी हो जाएगा और यहाँ से ज़्यादा बीच में कुछ नहीं है तो ये पॉइंट भी सी हो जाएगा। ऐसे यहाँ से यहाँ तक भी कुछ नहीं है बीच में तो ये पॉइंट भी हमारे पास सी हो जाएगा। मतलब इस सी पॉइंट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं इनके बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जैसे ये वाला रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, नो पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी सी, ये भी सी, नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया और ये जो पूरा पार्ट है ये भी केवल सी पे कनेक्टेड है तो ये भी हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो हम इस पूरे पार्ट को हटा के इस सर्किट को बहुत सिंपल सर्किट में कंप्लीट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ए पॉइंट, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये सी पॉइंट, फिर सी से ये इधर बी वाला। ओके, तो ये जो इतना बड़ा सर्किट हमें दिखाई दे रहा था तो अब ये सर्किट इतना बड़ा नहीं रहा, ये बहुत छोटा हो गया क्योंकि ज़्यादातर जो रेजिस्टेंसेस थे यहाँ पर वो सब शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। केवल ये दो रेजिस्टेंस यहाँ इस सर्किट के अंदर अभी तक बचे हुए हैं। तो अब हमें बस इन दोनों का ही इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ से हम इसका इजीली इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं जो कि आप बता सकते हैं ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये आर प्लस आर। तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास आर प्लस आर, हम बोल सकते हैं यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2R। तो दिखने में ये सर्किट बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ी चालाकी करी, इन्होंने इसमें ये सर्किट तो बड़ा कर दिया बट वो बड़े सर्किट का ज़्यादातर पार्ट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो रखा है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमने इतना बड़ा जो पार्ट था यहाँ पर इस पूरे को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया और हमारे पास केवल ये दो ही रेजिस्टेंसेस यहाँ पर बचे। ओके ना, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट है जिसका साइड लेंथ L दिया हुआ है और थिकनेस T है। अब यहाँ पे इसके दो अपोजिट फेसेस हैं, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, थिकनेस T है, लेंथ L है। तो हमें इन दो फेसेस के बीच में इसका हमें रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं सब लोग, तो रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। तो लेंथ हम लेते हैं करंट फ्लो के अलॉन्ग, तो करंट यहाँ पे इधर से आएगा इधर से जाएगा तो लेंथ ये वाला हो गया क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये लेंथ भी L हो जाएगा हमारे पास, है ना। अब थिकनेस यहाँ पे T है और ये आपका जो एरिया होता है वो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर वाला लिया जाता है, मतलब ये। तो यहाँ पे थिकनेस T है और लेंथ L है तो एरिया हो जाएगा TL। तो अगर मैं यहाँ पे इसका यूज़ करता हूँ तो मैं रेजिस्टेंस को लिख सकता हूँ रो, लेंथ तो L ही है हमारे पास और एरिया जो कि करंट फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए वो हो जाएगा T इंटू L। ओके ना, तो T इंटू L, तो यहाँ पे L से L कैंसिल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो L पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो केवल कितना बचा, रो बाई टी, मीन्स L के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, L पावर 0। ओके, तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ L है। ओके, और क्या बोला जा सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो T यहाँ पे नीचे आ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके ना, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ L है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें एक वायर दिया गया जिसका लेंथ L है और उसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है एंड उसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम हमें दिया गया है। अब इसने बोला है कि इस वायर को हमने r/2 रेडियस के एक वायर में कन्वर्ट कर दिया है
तो उसने पूछा है कि नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो सेम वायर को हमने दूसरे वायर के शेप में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वायर का वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं रो एल बाई ए, एरिया। तो यहाँ पे एल और एरिया को लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें अगर हम, तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट है, तो हमें केवल रेडियस से कंपेयर करवाना है, क्योंकि रेडियस को हम चेंज कर रहे हैं, है ना, और कुछ दिया नहीं है। तो जो भी वेरिएबल्स है उसे हम रेडियस की टर्म्स में हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो आर को लिखा जा सकता है रो, अब रेडियस चेंज हो रहा है तो मैं लेंथ को यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगा, तो मैं लेंथ को लिख सकता हूँ वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और नीचे तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है ही। तो यहाँ पे रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ R1/R2 इक्वल टू R2/R1⁴। तो अब यहाँ से R1 तो हमें दिया हुआ है 100 ओम और R2 हमें कैलकुलेट करना है ना, रेजिस्टेंस। और इसके लिए जो नया रेडियस है R2 वो कितना हो गया R/2। तो ये हो जाएगा R/2 अपॉन, और इनिशियल रेडियस आर ही था हमारे पास, तो अपॉन R का स्क्वायर। अब हम बस यहाँ पे देखें तो R से R तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा R2 का वैल्यू, और यहाँ से हम R2 का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर ईजिली निकाल सकते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे हमने वायर को जब दूसरे शेप में चेंज किया है तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसका वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, ओके। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इस तरीके से कि दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, है ना, जिनका रेडियस हमें ए और बी दे रखा है, ए छोटा है बी से, और इनके बीच में हमने एक मीडियम भर दिया है जिसका रेजिस्टिविटी रो है। तो हमें बताना है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन दीज टू स्फीयर्स। तो मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे बना सकता हूँ, ये हमने दो स्फीयर्स बना लिए, ये छोटा वाला स्फीयर जिसका रेडियस ए और ये बड़ा वाला स्फीयर जिसका रेडियस बी, और इनके बीच में हमने एक मीडियम भर दिया है जिसका रेजिस्टिविटी रो है। तो अब यहाँ पे हमें इसका रेजिस्टेंस बताना है दोनों स्फीयर्स के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो करंट इसमें कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि r डिस्टेंस पर जाकर dr विड्थ का एक होलो स्फीयर अज्यूम कर लूँगा। क्यों? क्योंकि जब करंट जैसे बाहर जा रहा होगा तो स्फीयर पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा स्फीयर, फिर उससे और बड़ा स्फीयर। तो स्फीयर के लिए जो एरिया है करंट फ्लो के परपेंडिकुलर, तो स्फीयर का एरिया बढ़ता जा रहा है, पहले बहुत छोटा स्फीयर, कम एरिया, फिर ज़्यादा बड़ा एरिया, फिर और बड़ा, इस तरीके से, है ना। तो एरिया चेंज हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट रो एल बाई ए यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने डी आर विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया आर रेडियस पे जाकर, या आर रेडियस पे जाके। तो इसके लिए जो छोटा सा डिस्टेंस होगा डी आर, वो मैं लिख सकता हूँ रो, ये तो कांस्टेंट है, रो एल बाई ए, लेंथ लेना होता है करंट फ्लो के अलॉन्ग, तो करंट फ्लो के अलॉन्ग इसका लेंथ आ जाएगा हमारे पास डी आर इस डायरेक्शन में। तो ये डी आर है क्योंकि करंट ऐसे ज़्यादा होगा बाहर, है ना। तो रो डी आर अपॉन एरिया, तो ये स्फीयर है, होलो स्फीयर, तो होलो स्फीयर का एरिया हमें पता ही है कितना होता है 4πr²। तो यहाँ पे हमने छोटा सा रेजिस्टेंस लिया। अब टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो मैं इसे इंटीग्रेट कर लूँगा, तो ये हो जाएगा रो डी आर अपॉन 4πr²। अब यहाँ पे हम देखें तो रो और 4π तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा डी आर अपॉन r², और लिमिट भी हमें लगानी होगी r पर। तो r के लिए हम देखें तो सबसे छोटा जो स्फीयर होगा उसका रेडियस a होगा, तो r का मिनिमम वैल्यू a, और कहाँ तक जाना है हमें, सबसे बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस b हो जाएगा। तो मैं लिमिट लगा दूंगा यहाँ पर a से b। तो यहाँ से हम इजीली अब इसको इंटीग्रेट करके वैल्यूज़ को पुट करके हम यहाँ पे आंसर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो इंटीग्रेशन की बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास रो अपॉन 4π और 1/r²। तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं r⁻² + 1/-2 + 1, तो -1/r, और लिमिट लगा देंगे हम a से लेकर b तक, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ओके ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही अब हम
अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि और भी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें एक बैटरी दिया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, 4 ओम है। तो बट 4 ओम यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस बनाया हुआ नहीं है, लेकिन वो रेजिस्टेंस है, तो आप चाहो तो इसको बना भी सकते हैं। तो 4 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है बैटरी का इंटरनल। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि हमें जो ये नेटवर्क दिया है, तो इस नेटवर्क में जो पावर है ना, वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर के लिए बोल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंसेस हमें दिखा रखे हैं, शो कर रखे हैं, इनका आर का वैल्यू इसके लिए कितना होना चाहिए कि इस जो नेटवर्क है इसके अंदर हमें पावर मैक्सिमम मिल जाए। तो मैक्सिमम पावर के लिए हम मैक्सिमम पावर थ्योरम जानते हैं। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस होता है, बैटरी के अलावा जो भी रेजिस्टेंसेस है, उनका जो रेजिस्टेंस है आर इक्वलेंट, दैट शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑफ बैटरी। ओके, तो बैटरी का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4 ओम, मतलब कि ये जो सर्किट है हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस भी 4 ओम के इक्वलेंट आना चाहिए। तो मैं अगर इस सर्किट की बात करूँ तो यहाँ से करंट इंटर करेगा, यहाँ से करंट बाहर चला जाएगा, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट टी हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का इक्वलेंट, दोनों सीरीज़ में, इनका रेजिस्टेंस हो गया 2R। ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों, इन दोनों का इक्वलेंट हो गया 2R। तो मैं यहाँ से देखो तो मुझे एक व्हीटस्टोन बेस दिखाई दे रहा है ना, और ये बैलेंस भी है। यहाँ से देखो ये AC के बीच में R, AD के बीच में 2R, तो R/2R 1/2। ऐसे यहाँ पे ये 2R और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 4R, तो 2R/4R, ये भी 1/2, मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बेस है। तो यहाँ पे हम C और D पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम हटा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसको रिमूव कर दिया तो अब ये पूरा रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ गए। ऐसे ये सभी रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ गए, फिर ये आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, और यही हमारा आर इक्वलेंट हो जाएगा, जिससे हमें 4 के इक्वल कर देना है। तो मैं यहाँ से देखूँ तो ये 2R + R 3R, ऐसे यहाँ पे 2R + 4R कितना हो गया 6R। तो ए और बी के बीच में हमारे पास ये हो गया 2R + R मीन्स 3R, और नीचे वाला हो गया हमारे पास 2R + 4R मीन्स 6R। तो अब इन दोनों का जो इक्वलेंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इनका जो आर इक्वलेंट है वो मैं लिख सकता हूँ R1 R2 अपॉन R1 + R2, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4 ओम, इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी फॉर मैक्सिमम पावर। ओके ना। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या हो सकता है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है जिसमें हमें आइडियल बैटरीज दी गई है। आइडियल बैटरीज से मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है ना, उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल हमें देखा है V1 V2, दोनों आइडियल बैटरीज हैं, और 3 रेजिस्टेंस हमें R1 R2 एंड R3 दिखाए गए हैं, और ये कनेक्शन हमें इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब ये भी बोला गया है कि करंट जो है रेजिस्टेंस R2 में वो 0 है, इसमें जो करंट है वो 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट अगर A है और ये पॉइंट अगर B है, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ A विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना, तभी इसके अंदर करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट 0 है, IR ओम्स लॉ, तो I 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे A और B का जो पोटेंशियल है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, वो 0 हो जाएगा। ओके ना। तो अब ये केवल इतना सा सर्किट बचा, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो करेगा नहीं, ऐसा सॉल्व करने के लिए ओनली, रियल में नहीं हटाना है। तो अब यहाँ से हम देखें तो ये V1 और V2 सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं इस सर्किट के अंदर, इसमें तो फ्लो ही नहीं कर रहा है, इसको आप चाहो तो हटा हुआ मान सकते हैं। तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा V1 V2, दोनों सेम डायरेक्शन में तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो नेट करंट होगा सर्किट का वो हो जाएगा V1 + V2 अपॉन R इक्वलेंट, तो वो कितना हो जाएगा R1 एंड R3। तो R1 + R3 इतना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा। अब इसमें हमें चेक करना है किस चीज़ के लिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। तो मैं ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले लेता हूँ, तो ये बैटरी मान सकता हूँ मैं इसको एक V1 और इंटरनेशनल से R1 का। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखूँगा VA - VB, वो हो जाएगा V1 - I R1, ठीक है ना। यहाँ से माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस, तो ये I R1,
तो माइनस से प्लस प्लस हो गया और ये प्लस से माइनस माइनस हो गया IR1। अब I का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और VA माइनस VB 0 होना चाहिए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हो गया हमारे पास V1 माइनस I का वैल्यू हो गया V1 प्लस V2 अपॉन R1 प्लस R3 इंटू R1। अब ये हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है और इस कंडीशन को हमें ऑप्शन से मैच कराना है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम पहला ही ऑप्शन देखें, V1 और V2 बराबर है और तीनों रेजिस्टेंसेस का वैल्यू भी बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो V1 V2 बराबर, तो ये 2V मान सकते हैं और ये 2R हो जाएगा क्योंकि सारे रेजिस्टेंस बराबर है ना। तो 2 से 2 कैंसिल और R से R भी कैंसिल, तो V माइनस V, तो ये 0 आ रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे ही हमें बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेने हैं, जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, मतलब वैल्यूज पुट करने के बाद जिनका वैल्यू 0 आ जाएगा वो सभी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस होंगे और जिसमें 0 नहीं आएगा वो सारे के सारे यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शंस हो जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है। तो इसमें हम देखें तो एक सर्किट हमें दिया हुआ है और बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हमें इस सर्किट के लिए A और B पॉइंट के बीच में, है ना। तो A और B पॉइंट के बीच में अगर हमें रेजिस्टेंस बताना है तो आप हो सकता है कि इसमें आप KVL KCL वगैरह लगा के इसमें करंट निकाल के फिर यहाँ पे करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से आता पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। लेकिन हम इसको एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट बैटरी से, इक्विवेलेंट बैटरी अज्यूम करके उस वाले फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन तीनों बैटरीज का इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, E इक्विवेलेंट। तो जब आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे A से B के बीच में, तो यहाँ पे ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा बैटरी का और ये बैटरी का E इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 10 ओम एंड ये 5 ओम और ये AB। तो ये हमारे पास डायग्राम बचेगा ओनली। तो अब ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्किट कंप्लीट नहीं है इक्विवेलेंट वाले केस में। तो अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और करंट फ्लो नहीं करेगा तो इन रेजिस्टेंसेस का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। तो हम सीधे ले सकते हैं VA, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस E इक्विवेलेंट और ये इक्वल टू VB, और यही आपका VA माइनस VB दे देगा जो हमसे पूछा गया है। तो आपको KCL KVL सीरीज पैरेलल इतना सब कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बैटरीज के लिए इक्विवेलेंट निकाल लो, उससे हमें A और B के लिए E इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो E इक्विवेलेंट तो हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं हम, E1 अपॉन R1 तो 1/1 प्लस E2 अपॉन R2 तो 2/1 प्लस E3 अपॉन R3 मतलब 3/1 अपॉन 1/R1 1/R2 1/R3 तो 1/R1 1/R2 1/R3। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके ना। तो अब इसमें पूरा आपको लूप वगैरह मान के KVL KCL लगा के इतना कुछ नहीं करना है, उससे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसको इक्विवेलेंट बैटरी के कंसेप्ट से करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि एक ही स्टेप में यहाँ पे सॉल्व हो गया, बस आपको E इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना था। E इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते ही बैटरीज का हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है तो इसमें हमें ये जो ब्रांचेस और बैटरीज वगैरह शो की हुई है तो हमें पोटेंशियल बताना है एट पॉइंट B इस वाले पर विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट A, इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना। B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमें ये बताना है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो हमें इस रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता, हमें इस रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता है ना। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करें कि हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, है ना, वो हमें निकालना है। तो हम ऐसा पाथ सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें सारी की सारी वैल्यूज़ पता हों, है ना। जरूरी नहीं आपको सारी चीज़ें मतलब पूरे सर्किट का सब कुछ दिया हो, केवल A से B के बीच में एक ऐसा पाथ हमें मिल जाए जिस पाथ पे हमें सारी की सारी वैल्यूज़ पता हो, तो हम A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। तो अब A और B के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 वोल्ट दिया हुआ है बैटरी का, इधर से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये करंट भी यहाँ सेम जाएगा 1 एम्पियर, इधर चला गया 2 एम्पियर,
तो इस वाले पॉइंट पर हम देखें तो 1 एम्पियर आ रहा है, बट जहाँ 2 एम्पियर है, मतलब यहाँ से भी 1 एम्पियर आना चाहिए, ये हमें पता चल गया सर्किट को देखकर। तो यहाँ से भी 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से भी 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पर 2 एम्पियर चला गया। अब मैं यहाँ से अगर ए से बी की तरफ जाता हूँ तो मुझे ये रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, मैं लिख ही नहीं पाऊँगा इक्वेशन। ऐसे ही अगर मैं इस तरफ से जाने की कोशिश करूँ ए से बी, तो ये वाला रेजिस्टेंस नहीं पता है मुझे, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट इस वाले पाथ के थ्रू अगर मैं जाता हूँ तो मुझे ये बैटरी का पोटेंशियल पता है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, इसमें करंट पता है, और यहाँ पे फिर से पोटेंशियल हमें पता है, मतलब इस वाले पाथ पे हमें सारी वैल्यूज़ पता है। तो यहाँ पे हम इजीली ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस, करंट ऐसे आ रहा है, तो जहाँ से करंट आता है रेजिस्टेंस वो प्लस, और जिधर जाता है वो माइनस, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई आर, तो 1 × 2 मीन्स 2 वोल्ट। ऐसे फिर यहाँ से ये प्लस और ये माइनस। तो मैं ए से बी के लिए अगर इक्वेशन लिखूँ, मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, वी ए माइनस से प्लस, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है कितने से, प्लस 1 वोल्ट, फिर माइनस से प्लस फिर बढ़ गया कितने से, 2 वोल्ट से, तो प्लस 2 वोल्ट, और फिर आगे गए तो प्लस से माइनस कम हो गया, तो माइनस 2 वोल्ट इक्वल टू कहाँ पहुँच गए, बी पॉइंट पर, तो वी बी। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मीन्स वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर बैटरी ए और बी 2 पॉइंट्स के बीच में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्किट में सभी कंपोनेंट्स की वैल्यू दिया जाए, हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट मिसिंग हो, तो हम ऐसे पाथ के थ्रू मूव करेंगे जहाँ का वैल्यूज़ हमें पता हो या हम उसको निकाल सकते हो। ओके ना, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें ये दो सर्किट्स का कॉम्बिनेशन है, बीच में हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है इन दोनों सर्किट्स के बीच में। तो अब ये पूछ रहे हैं कि हमें वैल्यू बताना है कि 2 ओम रेजिस्टेंस जो हमें यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, अगर मैं लूप में करंट I1 फ्लो करता हुआ मानूँ और इस लूप में करंट I2 फ्लो करता हुआ अज्यूम करूँ, ठीक है ना, तो I1 इधर जा रहा है तो यहाँ से भी I1 आया होगा, क्योंकि लूप तो एक ही है, वायर तो एक ही है, तो इस वायर में यहाँ से भी I1 जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो करंट I1 गया था वो इधर गया ही नहीं, वो वापस इधर आ गया। ठीक है, तो इस लूप का करंट इस 2 ओम की तरफ नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में, I1 का वैल्यू कुछ भी हो, है ना। ऐसे दूसरे लूप की बात करें तो I2 इधर जा रहा है, तो यहाँ से I2 आ रहा होगा, ये भी I2 आ रहा है, यहाँ से ये I1 इधर आ रहा था, तो इसमें भी I2, तो इसमें भी हम देखें तो ये जो I2 इधर से आया वो इधर चला गया, मतलब इस तरफ कोई करंट गया ही नहीं, ऐसे यहाँ से भी कोई करंट नहीं आया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है जो कि किसी लूप का पार्ट नहीं है, ये किसी लूप का पार्ट नहीं है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, 0। तो किसी रेजिस्टेंस में या किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में करंट तभी फ्लो हो सकता है जब वो एक क्लोज्ड लूप का पार्ट हो। अगर कोई कंपोनेंट आपको ऐसा दिख रहा है जो कि क्लोज्ड लूप के अंदर नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उससे कोई भी करंट पास नहीं होगा। अंडरस्टूड ना, ओके, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0, जो हमसे पूछा गया था कि 2 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें आपको कुछ बैटरीज और रेजिस्टेंसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो अब इसमें पूछा है कि करंट कितना होगा सभी रेजिस्टेंसेस के अंदर। तो अब यहाँ पे आप KVL KCL लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट पहले अज्यूम कर लेते हैं, फिर हम उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ किसी एक पॉइंट पर 0 पोटेंशियल, किसी भी एक पॉइंट पर मान सकते हैं, सब जगह 0 नहीं मानना है ना, किसी एक पॉइंट पे आप 0 मान सकते हो, बाकी पॉइंट्स पर उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ लिख सकते हो। ठीक है ना, सब जगह 0 मान लेंगे तो फिर तो क्वेश्चन का ही मतलब नहीं रह जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब, है ना। तो हम किसी एक पॉइंट पे 0 मान लेते हैं। तो मैं इस वाले पॉइंट पर 0 वोल्ट अज्यूम कर लेता हूँ। अब मैं 0 यहाँ पर, बट मैं यहाँ का पोटेंशियल लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे इसमें करंट अभी नहीं पता है। बट मैं यहाँ से इस तरफ आऊँ तो ये माइनस से प्लस, तो पोटेंशियल बढ़ गया, तो बढ़ गया कितना बड़ा, 2 वोल्ट, तो 0 + 2, तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट, है ना।
अब मैं इसे ऊपर किया तो फिर से मैं वोल्टेज नहीं लिख सकता क्योंकि इसका करंट मुझे नहीं पता है। तो मैं इस तरफ जाता हूँ, तो पहले जितना जहाँ लिख सकते हैं वहाँ तक लिख लेते हैं, है ना। तो ये भी माइनस और ये प्लस, तो अगेन पोटेंशियल बढ़ गया कितने से 2 वोल्ट से, तो 2 वोल्ट ऑलरेडी था, तो +2, तो 2 + 2, तो इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। फिर हम इससे आगे बढ़े, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू तो हम यहाँ नहीं लिख सकते डायरेक्टली, तो ये 4 वोल्ट, ये माइनस से प्लस, तो अगेन पोटेंशियल बढ़ गया, तो यहाँ कितना हो गया 4 + 2 मीन्स 6 वोल्ट। तो ये पूरा बीच वाले में कुछ नहीं है, तो यहाँ 6 वोल्ट रहेगा। अब मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, तो इधर से आगे जाने में पोटेंशियल कम हो रहा है, तो 6 प्लस से माइनस कम हुआ 2 वोल्ट, तो 6 - 2 कितना बचा 4 वोल्ट। फिर प्लस से माइनस फिर कम हुआ, तो यहाँ कितना हो गया 4 - 2 2 वोल्ट। फिर प्लस से माइनस फिर कम हुआ, तो 2 - 2 यहाँ कितना हो गया 0 वोल्ट। ओके, तो अब हम यहाँ से करंट का वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, एवरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इस वाले के अक्रॉस तो 0, ये भी 0, तो यहाँ से हम देखें तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, 0 - 0 0 हो गया। तो मतलब इसमें ओम्स लॉ से कोई करंट फ्लो नहीं फ्लो करेगा। I = V/R, V0 तो I भी 0, तो इसमें करंट 0 हो गया। ऐसे इसमें देखें तो यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पर भी 2 वोल्ट है, तो इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसका आंसर भी I = 0। ऐसे यहाँ पर इस वाले के लिए देखें तो यहाँ 4 वोल्ट और यहाँ पर भी 4 वोल्ट, तो इस वाले केस में भी हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा है 0, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी करंट का वैल्यू 0 हो गया। तो तीनों रेजिस्टेंसेस में यहाँ पर करंट का वैल्यू 0 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 एम्पियर। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो अपना करंट वाला था, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चंस थे, तो इस टाइप के कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस टॉपिक में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगले क्लास में हम, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ वापस मिलेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।